जब यूएस और इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया और एक ही झटके में उनकी पूरी सीनियर लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया, तो सबने सोचा होगा कि 2 से 3 दिन के अंदर ये वॉर रुक जाएगा और ईरान सरेंडर कर देगा। बट ईरान ने क्या किया, ईरान ने पलट करके इसके जवाब में वॉर को एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने इज़राइल के ऊपर तो टारगेट किया ही किया, सैकड़ों मिसाइल्स मारी हैं, सैकड़ों ड्रोन्स फेंके हैं, बट उसके अलावा उन्होंने यूएस के जो एयर बेसेस हैं ईरान के आसपास चारों तरफ, उनको टारगेट किया और अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जिनके साथ ऐसा उनका कोई वॉर नहीं था, उनकी रिफाइनरीज और गैस डिपॉजिट्स जहाँ से निकलते हैं, नेचुरल गैस और ऑयल के साइट सबको टारगेट किया और उसी के साथ साथ उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी चोक कर दिया। अब इससे हुआ क्या है, यूएस और उसके एलाइज़ जो हैं, ख़ास करके यूरोप में जो कंट्रीज़ बैठी हैं और बाकी देशों पे, पूरी दुनिया पे इकॉनमी पे असर पड़ा और इससे सबसे ज़्यादा प्रेशर यूएस पे पड़ा कि वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करा जाए, जो कि वो अभी फ़िलहाल करने में असमर्थ है। अ, इसको देखते हुए यूएस ने क्या किया, यूएस ने ईरान में एक जगह है खार्ग आइलैंड, उसको टारगेट किया और उस पे बॉम्बिंग रेड करी। खार्ग आइलैंड की अहमियत यूँ है कि आप अगर ईरान को देखें तो उनके पास कोस्ट लाइन में कोई डीप सी पोर्ट नहीं है, बिकॉज़ वो शैलो एरिया है और खार्ग आइलैंड एक ऐसी जगह है जो कि अकेली एक जगह है ईरान के अंदर व्हिच इज़ एबल टू हैंडल डीप सी पोर्ट ड्यूटीज़, जहाँ पे कि अल्ट्रा हेवी क्रूड कैरियर्स जो हैं, वो आकर के डॉक कर सकते हैं और वहाँ पे खार्ग आइलैंड पे ईरान ने एक टर्मिनल बनाया है और जितनी भी साइट्स हैं ईरान में जहाँ से कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, वो सारा पाइपलाइन के थ्रू खार्ग आइलैंड पे ही आता है और वहाँ से शिप्स में चढ़ता है। और यूएस ने क्या किया, यूएस ने इस एरिया को टारगेट किया और टर्मिनल को छोड़ करके बाकी जितनी डिफेंसिव एस्टैब्लिशमेंट थी आसपास, जितना भी डिफेंसिव आर्किटेक्चर था, उन सबको टारगेट करके उड़ा दिया। यूएस ने ये वार्निंग देने की कोशिश करी है ईरान को कि या तो तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे टर्मिनल उड़ा करके तुम्हारी जो ऑयल से पैसे कमाने की कैपेसिटी है, जिसको तुम ऑयल को तुम चाइना को दे रहे हो, रशिया को दे रहे हो, उनसे अभी भी पैसे ले रहे हो, हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके जवाब में ईरान ने क्या किया, ईरान ने दोबारा से वही अटैक्स करिए हैं इज़राइल के ऊपर, 500 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स मारी हैं और उन्होंने एक काम और करना शुरू कर दिया है फ़िलहाल, उन्होंने अब इंटरनल वो शुरू कर दिए हैं कि कौन से जो डिसेंटर्स हैं, जो इस ईरान की रिजीम के अगेंस्ट हैं, जो यूएस को सिंपैथाइज़ करते हैं, इज़राइल को सिंपैथाइज़ करते हैं, उनके लिए मुखबिरी करते हैं, उनको ढूँढ करके, उनको टारगेट करके, उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो जो अंदर से यूएस और इज़राइल को इनकी सीक्रेट मूवमेंट्स, उनकी की एस्टैब्लिशमेंट्स और की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लोकेशन दे और उनके कोऑर्डिनेट्स दे, ताकि ईरान के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना आ जाए। अब इतने दिन हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए और ये वॉर अगेन एक वॉर ऑफ अट्रिशन बन चुका है कि जो ज़्यादा लॉस लंबे समय तक झेल लेगा, जो लॉस झेलते हुए इस वॉर को कंटिन्यू रखने की एबिलिटी रखेगा, वो इस वॉर में आगे चलेगा। क्योंकि यूएस इस कंडीशन में नहीं है कि अपने हाथ पीछे खींच ले, क्योंकि नेटो के जो उसके एलाइज़ थे, जिस पे वो डिपेंड कर रहा था कि वो अपनी फ़ोर्सेस भेजेंगे, वो अपने कैरियर्स और एयरक्राफ्ट भेजेंगे, उनमें से ज़्यादातर ने मना कर दिया है। तो अब यूएस और इज़राइल मोर और लेस अकेले हैं इस वॉर में अगेंस्ट ईरान और ईरान भी कट ऑफ है, ईरान को भी चाइना और रशिया का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट अब फ़िलहाल नहीं आ पा रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी साइड ज़्यादा लास्ट कर सकती है इसमें और जो लास्ट कर लेगी, जो ग्लोबल प्रेशर हैंडल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैनेज करते हुए अटैक्स जारी रख सकेगी और अगले का अटैक झेल पाएगी, वही जीतेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके, बिकॉज़ इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया।